दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 24। उन लोगों ने इसी पर बस ना किया बल्कि दीवारों पर भी कुंदे मारे ताकि मिट्टी की दीवारों में कहीं कोई खुफिया खाना हो तो पता चल जाए। इधर से फारग हुए तो सब एक साथ जमा हो गए। इस वक्त उनके सामने सिर्फ बड़े मियाँ और बड़ी बी थीं। बच्चे सब छत पर दुबके हुए थे। वो खुद को वहाँ महफूज समझ रहे थे, लेकिन उनका यह ख्याल देर पा साबित ना हुआ। एक सिपाही ऊपर पहुँच गया और डपट कर बोला, चलो नीचे चलो। दूसरे बच्चों के साथ सईदा भी नीचे आ गई। नीचे पहुंचकर उस सिपाही ने कहा, लो भाई, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, मगर सिर्फ एक नग मिला है। उसकी बात सुनकर सब कांप गए। ये एक आम सी बात थी कि हर जवान लड़की को तफ्तीश के बहाने कैंप में बुलाया जाता। तफ्तीश के नाम पर क्या होता है उसका अंदाज़ा सबको था, मगर वापस आने वाली किसी को कुछ भी बताती नहीं थी। घर आते ही खुदकुशी कर लेती थी। बीएसएफ के ये बहादुर उस घर पर कैसे कैसे जुल्म ढाएंगे, सईदा को इसका अंदाज़ा हो चुका था। उसने खौफ से खुद को छुपा लिया था। फिर वही हुआ जिसका खौफ था। उनका अफसर आगे बढ़ा और उसने सईदा का हाथ पकड़ा। छोटा भाई तड़प कर आगे बढ़ा और उसके उस जसारत पर उस अफसर ने पिस्तौल निकाला और उस नौखेज़ को शहीद बना दिया। उसके सीने पर गोल सा सुर्ख तमगा लगा दिया। उसे तड़पता देखकर माँ लपकी। माँ को आगे बढ़ते देखकर उसके सफ़ेद गालों को सुर्ख कर दिया। 2 गोलियां चली थी और ज़िंदगी की 2 शमें बुझ गईं। इतना बड़ा सानहा देखकर बूढ़ा बाप खुद पर काबू न रख सका। वो बराबर में खड़े सिपाही की राइफल छीनकर उस अफसर पर आग बरसाने लगा। एक वर्दीपोश आका पर महकूम हाथ उठाए, ये कौन सह सकता है। तमाम बहादुर उस बूढ़े पर टूट पड़े। तमाम लाशें पड़ी रह गईं और वो लोग सईदा को खींचते हुए कैंप में ले गए। फिर वो एक कैंप से दूसरे कैंप में मुंतकिल होती रही। तकरीबन 7 माह बाद उसकी वापसी हुई थी। जब वो वापस आई तो किसी ने कुछ ना पूछा। जो बात अज़हरे मन अशमस हो उसे पूछने का फ़ायदा। बस वो अपने घर में बंद हो गई थी। उसका यूं गोशा नशीन हो जाना पड़ोस के दाना बाबा को पसंद नहीं आया था। वो रिश्ते में उसके मामू भी थे, इसलिए उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाने की सही की। उसे खाना पहुंचाने लगे। गुज़रते वक्त के साथ सईदा का गम भी कम हो गया। वो बाहर निकलने लगी। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, मुजाहिदीन की अमदाद करना। यहाँ भी वो इसी नीयत से आई थी और दूसरे किनारे पर खड़े होकर मुजाहिदीन को काम करते हुए देख रही थी। अहमद ने उसे देखते हुए कहा था, देख, आधा काम ये कर देगी। शायद इसे मोजज़ा कहते हैं कि खुदा ने इसे भेज दिया। वो सब सख्त जान थे। जहाद की कुव्वत ने उन्हें कवि तर बना दिया था। सोबतों में परवरिश पाने वाले कवि होते हैं। उन्होंने एक पेड़ को काट कर गिराया और फिर उसकी शाखें इतनी आसानी से काट लीं जैसे वो मोमबत्ती की बनी हुई हों। जड़ें जो फैली हुई थी वो ज़रा मुश्किल से साफ़ हुई। फिर उस तने को उठाने की कोशिश हुई, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उस वक़्त तक एक और दरख्त कट चुका था। उसके साथ ज़ोर आजमाई करने वाले भी उधर ही आ गए। फिर दोनों तनों को बारी बारी ले जाकर उस मकाम पर रखा गया जहाँ पुल की बाकियात थी।
اب انہیں باندھ کر پانی میں ڈالنا تھا، مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ رک ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے روکنے کا بس ایک طریقہ تھا کہ پانی میں کوئی اترتا اور اسے سنبھال کر دوسرے کنارے پر ٹکاتا، جبکہ یہ اتنی آسان بات نہیں تھی۔ کوئی بھی شخص اس تیز بہاؤ میں پیر جما ہی نہیں سکتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، کسی بھی وقت دشمن پہنچ سکتے تھے۔ تبھی پروفیسر نے کہا، رسی سے کلہاڑی باندھ کر دوسری طرف پھینکو، وہ لڑکی اسے کسی پیڑ سے باندھ دے گی اور اس طرح کام ہلکا ہو جائے گا۔ احمد نے کلہاڑی کو رسی میں باندھا اور پوری قوت سے نالے کی دوسری طرف پھینکا۔ نالے کی چوڑائی زیادہ تھی، اس لیے وہ کلہاڑی فاصلہ طے نہ کر سکی اور کنارے پر پہنچنے سے کچھ پہلے ہی نالے میں گر گئی۔ اسے کھینچ کر احمد نے دوبارہ کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ لڑکی دوسری طرف کھڑی حیرت سے اس کوشش کو دیکھ رہی تھی۔ پانچویں یا چھٹی بار میں وہ کلہاڑی دوسری سمت کی پتھریلی زمین پر جا کر گری۔ احمد نے چیخ کر لڑکی سے کہا کہ وہ رسی کو پیڑ سے باندھ دے۔ لڑکی نے اسی طرح کیا۔ احمد نے رسی کھینچ کر مضبوطی کا اندازہ کیا، پھر وہ رسی پکڑ کر پانی میں اتر گیا۔ دونوں طرف کے پیڑوں میں دونوں سرے بندھے تھے، اس لیے آگے بڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی، مگر پانی کا بہاؤ بھی کم نہیں تھا۔ پانی کا ریلا اس سے ٹکرا کر اسے اچھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اشارہ کیا کہ پیڑ کا تنا آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جائے۔ مجاہدین نے پیڑ کے تنے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانا شروع کیا۔ یہ کام بھی خاصا دشوار تھا، کیونکہ پانی سے ٹچ ہوتے ہی پانی کا ریلا اسے بہانے کی پوری کوشش کرتا۔ اس لیے تمام لوگوں نے مل کر تنے کو کچھ اوپر اٹھا رکھا تھا تاکہ وہ پانی سے اوپر ہی رہے۔ اسی حالت میں وہ اتنا انچ سرکتا ہوا احمد کے پاس پہنچ گیا۔ احمد نے اسے بائیں ہاتھ سے تھام لیا اور دھیرے دھیرے مزید آگے بڑھنے لگا۔ کنارے پر جب اس تنے کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تو اس نے تنے کو رسے سے باندھ دیا اور پھر دوسرے تنے کو آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ وہ تنا جب پہلے والے کے برابر آ گیا تو اس نے علی سے کہا، تم تنے کو کندھے پر رکھ کر آگے بڑھو۔ علی نے داہنے ہاتھ سے رسی پکڑی اور بائیں ہاتھ سے کندھے پر لدے۔ تنے کا دوسرا سرا احمد کے کندھے پر تھا اور وہ بھی اسی طرح رسی پکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس تنے کا اگلا حصہ کنارے پر پہنچ گیا تو احمد نے کہا، اب اسے باندھ دو علی۔ علی نے اپنی کمر میں باندھی رسی کو کھولا اور اسے تنے کو ملا کر باندھنے لگا۔ دونوں تنے آپس میں بندھ گئے تو پل جیسی چیز تیار ہو گئی۔ تب اس نے اشارہ کیا کہ ایک ایک کر کے لوگ آتے جائیں۔ بارود کو پانی سے بچانا ہی اصل مقصد تھا، ورنہ رسی پکڑ کر تیر کر بھی نالا پار کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب تنے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ آگے کھسکنے لگے۔ ایک کے بعد ایک تقریباً سب نے نالا پار کر لیا۔ آخر میں پروفیسر اور زخمی کو دوسرے کنارے پر پہنچایا گیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے رسی کاٹ دی۔ اتنی مشکلوں سے باندھے گئے تنے پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ اب وہ لوگ محفوظ تھے، پھر بھی وہاں رکے نہیں، جلدی جلدی آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب وہ لوگ اتنی دور آ چکے تھے کہ دوسرے کنارے سے نشانہ لینا بھی آسان نہیں تھا۔ تب ہی ان سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور ان سب نے خود کو زمین پر گرا لیا، پھر سینے کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس احتیاطی تدابیر کی وجہ وہ سپاہی تھے جو دوسرے کنارے پر کھڑے بے بسی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ابھی پہنچے تھے۔ ارے مردارو، فائر کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی آواز گونجی اور سپاہیوں کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ انہوں نے گولیوں کی بارش کر دی۔ نالے کے بعد ڈھلان تھی، اس لیے وہ بہت حد تک محفوظ تھے، ورنہ کرولوں کے باوجود چھلنی ہو جاتے۔ گولیاں برستی دیکھ کر ان لوگوں نے اب تیزی سے کرولنگ شروع کر دی۔ ڈھلان کی وجہ سے وہ آسانی سے آگے بڑھنے لگے، ساتھ ہی ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ وہ اتنے بڑے مارکے کو سر کر آئے ہیں۔ مال غنیمت کے طور پر اچھی خاصی مقدار میں گولہ بارود بھی اٹھا لائے تھے۔ ہینڈ گرینیڈ، راکٹ مار لانچر اور اسٹین گنز کے 3 بورے
पीठ पर लदे हुए थे। अब उन्हें कई माह तक नए असले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ख्याल से वो सरशार थे। सबके चेहरों पर खुशी थी क्योंकि अब वो बिल्कुल महफूज इलाके में पहुंच चुके थे। भारतीयों के लिए नाला पार करना इतना आसान न था। इंजीनियरिंग कोरब को बुलाकर पुल बनाते बनाते मुजाहिदीन कस्बे तक पहुंच जाते। चूँकि अब ढलान ख़त्म हो चुकी थी और खेतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। खेतों के बाद ये सड़क थी। ये सड़क कंट्रोल लाइन से चलती थी और कस्बे तक पहुंचकर बारामौला की तरफ मुड़ जाती थी। इसी की एक शाख गंगोत्री की तरफ मुड़ जाती जहां से गंगा नदी निकलती थी। इस मकाम को हिंदुओं ने मुक़द्दस मकाम का नाम दे रखा है। हिंदू मज़हब में कहा गया है कि गंगा नदी शिव शंकर की जिना चोटी से निकली है। ऐसी बेवकूफ़ी की बात पर पढ़े लिखे लोग भी यकीन करते हैं कि इंसानी चोटी से इतनी बड़ी नदी निकली। बात कुछ भी हो, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में उस मकाम पर पूजा करने भारत के कोने कोने से हिंदू आते हैं। अहमद और उसके साथियों को ना बारामौला जाना था, ना गंगोत्री और ना ही कंट्रोल लाइन की तरफ। उस वक़्त तो वो कस्बा पहुंचना चाहते थे ताकि हथियारों को छुपा सकें। फिर कहीं जाकर अली को, प्रोफेसर को इजाज़त मिलती कि वो कंट्रोल लाइन पार करें। प्रोफेसर उस्मान ने जोश में आकर जिस काम का बेड़ा उठाया था उसमें कामयाबी मिल गई थी, इसलिए वो लोग उन्हें रोकने का जवाब नहीं रखते थे। इस बात से प्रोफेसर उस्मान भी खुश थे और तेज़ तेज़ कदमों से चल रहे थे ताकि जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। सड़क अब करीब आ चुकी थी जहां से सवारी आसानी मिल जाती, इसलिए भी वो सब जल्दबाजी कर रहे थे कि सब के सब चौंक गए। जिधर से वो लोग आ रहे थे उस तरफ से गड़गड़ाहट सुनाई दी। उस आवाज़ को सब ने पहचान लिया। सब के चेहरों पर परेशानी की झलक आ गई थी। वो आवाज़ हेलीकॉप्टर की थी। शायद उसके ज़रिए उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। गुलाम रसूल तय खाने के अंदर था और कैथी बाहर। तब ही दरवाज़ा बंद हो गया। कैथी ने घबराकर आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसकी चीखों पकार पर तमाम नौकर जमा हो गए और बंद दरवाजे पर कंधों से ज़रब लगा रहे थे। दीवारों दर के लकड़ियों से बना दरवाज़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि दूसरी तरफ गुलाम रसूल हर जानब से बेखबर घुंघरू की आवाज़ पर खींच रहा था। वो एक के बाद एक सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे उतरता जा रहा था। तय खाने में गुप्त अंधेरा था, सिर्फ आवाज़ गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई घुंघरू छनकाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बिल आखिर सीढ़ियाँ ख़त्म हो गईं। वो तय खाने में उतर चुका था और अब अंदाजे से आगे बढ़ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी नादीदा डोर में बंधा खींचा जा रहा हो। अभी वो तय खाने के दरमियान में ही पहुंचा था कि ज़ोरदार धमाका हुआ। उस धमाके ने उसके जहन पर छाई हुई धुंध को ख़त्म कर दिया। उसने मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। दरवाज़ा टूट चुका था और उसे फलांगते हुए चौकीदार और बावर्ची कई दूसरे नौकरों के साथ अंदर दाखिल हो रहे थे। कैथी भी उनके साथ थी। टार्च लाओ टार्च, कैथी ने आवाज़ दी। वो सब सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे उतर रहे थे कि गुलाम रसूल ने कहा, तुम लोग क्यों आ गए? खैरियत तो है, कैथी ने कहा। हम सब लोग परेशान हो गए थे कि तुम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार तो नहीं हो गए। मुसीबत में तो नहीं, मगर वो एक आवाज़ घुंघरू बजना क्यों बंद हो गए? गुलाम रसूल बोला। एक नौकर टार्च ले आया और उसने टार्च की रोशनी में स्विच बोर्ड ढूंढा और स्विच ऑन कर दिया। तय खाना ट्यूबलाइट की रोशनी से जगमगा उठा। गुलाम रसूल ही नहीं, तकरीबन सब हैरान थे क्योंकि तय खाना बिल्कुल खाली था। उनके अलावा और कोई भी नहीं था। अगर यहाँ कोई नहीं तो फिर वो घुंघरू की आवाज़ कैसी थी? गुलाम रसूल ने कहा। घुंघरू की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, कैथी बोली। उसी आवाज़ के ताक़ुब में हम इधर आए थे। पता नहीं ये कैसा गोरख धंधा है, मेरा तो दिमाग माऊफ होने लगा है। इतने दिनों तक इंग्लैंड और अमेरिका में रहे मगर वहाँ ऐसी कोई बात ना देखी। यहाँ आते ही प्रोफेसर ने किश्तवार ख्वाब देखना शुरू कर दिया। मैं उसका मजाक उड़ा रहा था कि बिल्कुल वैसा ही ख्वाब मुझे नज़र आने लगा और आज घुंघरू की आवाज़ ने खींच लिया। पहले भी ऐसे ही हालात से साबका पड़ चुका है। गुलाम रसूल झल्लाहट भरी आवाज़ में बोलता ही चला गया। साहब जी, आपने घुंघरू की आवाज़ सुनी थी? अनवर अली ने कहा। हाँ,
वो इधर दीवार पर देखिए, डिम वेंटिलेशन के बराबर में घुंघरू की जोड़ी लटक रही थी। लगता था कि किसी ने अभी अभी उसे खोल कर लटकाया हो। वो सब हैरत से घुंघरू की जोड़ी को देखने लगे। चलो भाई, ये राज तो खुला। वेंटिलेशन से आती हवा से घुंघरू की जोड़ी हिलती होगी, जिसे सुनकर हम दौड़े चले आए। कैथी बोली, अब बाहर निकल चलो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। वो सब बाहर आ गए। कैथी और गुलाम रसूल स्टडी में आकर बैठ गए। अनवर अली को चाय के लिए कह आए थे। इन सब बातों पर तुम्हारी क्या राय है? गुलाम रसूल ने कैथी से पूछा। भाई, मैं ठहरी यूरोपी और तुम मशरक़ के, जिसे हम पुर इसरार सरजमीन कहते हैं, तुम ही बेहतर बता सकते हो। मेरा ख्याल है कि कोई ये नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? यूं भी इस गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि पहले हमें रीबर्थ के चक्कर में डालने की कोशिश हुई, फिर पुर इसरार चक्कर चलने लगा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका है। असल ख़तरा हमें इस इलाके से नहीं, बाहर के लोगों से है। प्रोफेसर की शख्सियत मामूली नहीं। बड़े बड़े मुल्कों के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान कोई साइंटिस्ट कोई बड़ा तजर्बा करे। प्रोफेसर का तजर्बा कामयाब हो जाता है तो दुनियाए साइंस में इनकलाब आ जाएगा। मगर बाहर वालों को इल्म कैसे हुआ कि प्रोफेसर इतने पसमानदा इलाके में रह रहे हैं? मामूली सी बात है। जब तुम हम लोगों को ढूंढती हुई यहाँ पहुँच सकती हो, तो क्या बड़े बड़े घाघ लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते? भूल गई, एक दिन कुछ लोग जीप में आए थे और हवेली के सामने फायर करके चले गए थे। उस फायरिंग का क्या मतलब था? मेरी मानो तो अक्ल लगाना छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान दो, कैथी बोली। जब जहन बार बार उधर खींच रहा है तो कैसे मैं अपनी तवज्जो किसी और जानब मबजूल करूं? गुलाम रसूल ने बेचारगी से कहा। उसका एक ही इलाज है, तुम उस पेड़ की तरफ चले जाओ जहां जाकर तुम्हें किश्तवार ख्वाब नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे वहां ज़रूर जाना चाहिए ताकि मैं उस पेड़ का राज जान सकूं कि आखिर उसमें कौन सी खास बात है। ठीक है, तो अभी जाओ ताकि मुझे भी इसका राज मालूम हो जाए। तो मुझे मालूम कर क्या करोगी? उसकी कलम लेकर जाकर अमेरिका में लगाऊंगी। जब पेड़ घना हो जाएगा तो बोर्ड लगा दूंगी, $2 में ख्वाब देखो, खूब आमदनी होगी, लाइन लग जाएगी। कैथी ने हंस कर कहा, तुम मेरी बातों को मजाक समझ रही हो? चलो मेरे साथ, अभी मालूम हो जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। तो फिर देर किस बात की है, चलो। ये कहकर वो खड़ी हो गई और दोनों उसी पेड़ की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते ही मुजाहिदीन दुबक गए थे। गंदम के लहलहाते खेत का कैमफ्लाज कर लिया था। सब के सब दम साधे, सांस रोके पड़े थे। उन्हें यकीन हो चला था कि हेलीकॉप्टर उनकी तलाश में आया है, मगर वो उन पर से गुजरता हुआ कंट्रोल लाइन की तरफ बढ़ता चला गया। उस पर भारतीय हवाई फौज का निशान बना हुआ था। शायद ये मशक करने वाली परवाज़ थी। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अहमद कहका लगाकर बोला तो सब खिलखिला उठे। एक बार फिर ये चंद नफूस पर मुश्तमिल काफिला सड़क की जानब चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर लड़की ने उन्हें अलविदा कहा और अपने रास्ते पर चल दी, जबकि बाकी सब वहीं खड़े रह गए थे। उन्हें इंतज़ार था कि कस्बे की जानब जाने वाला कोई ना कोई ट्रक मिल जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक बात पूछूं? अहमद ने कहा। फरमाएं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है, अहमद बोला। तुमने शायद गौर नहीं किया, इसका चेहरा इस तस्वीर से मिलता है जो मौलाना बाकर के घर में लगी हुई है। असद अल कबीर की शबाहत बहुत ज़्यादा है। शायद इन्हीं की तस्वीर तुमने देखी होगी, कमांडर अली बोला। हाँ, याद आ गया, वाकई ये असद अल कबीर की कापी हैं। अहमद के लहजे में हैरत थी। मगर वो तो अरब थे और यहीं कहीं दफन है, जबकि ये पंजाबी स्पीकिंग है। फिर इतनी ज़्यादा मशाहबत क्यों? मैं बताता हूँ, प्रोफेसर ने कहा तो सब हिम्मतन गोश हो गए। जब तक गाड़ी नहीं आ जाती इसी बहाने वक्त गुजर जाएगा, अहमद बोला। जब मैं अमेरिका में मुकीम था तो एक साइंस मैगज़ीन में बहुत दिलचस्प कहानी पढ़ी थी। पहले वो कहानी सुन लो, प्रोफेसर उस्मान ने कहा। वो कहानी एक साइंसदान की थी। उसका नाम डॉक्टर साल्वे था। वो अपने फ्रांसीसी असिस्टेंट मार्सले के साथ मिलकर एक ख़ास तजर्बा कर रहा था। किस किस्म का तजर्बा? कमांडर अली ने प्रोफेसर की बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा।
डॉक्टर साल्वे दरअसल जेनेटिक साइंटिस्ट था, जेनिन पर तजर्बा कर रहा था। शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि इंसान दरअसल खुलिये का मजमूआ है। एक इंसान के जिस्म में 70 ट्रिलियन खुलिये होते हैं। हर खुलिये का काम अलग अलग है, मगर उनमें इतनी गहरी हम आहंगी, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है कि आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर खुलिया अपने अंदर एक कारखाना है, एक पूरी दुनिया है। उसके अंदर पावर हाउस है जो ईंधन फराहम करता है, उसमें प्रोडक्शन बेस है, उसमें ख़ाम माल की दरामद और तैयार माल की बरामद के अलावा फुजला की निकासी का इंतज़ाम है और इन तमाम कामों का निगरान है। लेकिन ये निज़ाम यहीं ख़त्म नहीं, खुलिये के निज़ाम को सही रखने के लिए भी मुंतज़िम है, जिसका हुक्म मिलते ही जिस काम के लिए जो खुलिये मुख्तसिर हैं फ़ौरन काम पर लग जाते हैं। उधर आपने सोचा कि दाहिने हाथ की दरमियानी उंगली को हरकत देना है, उधर हज़ारों खुलिये ईंधन लेकर चल पड़े। कई हज़ार खुलिये मुतहरक हुए और वो उंगली हरकत करने लगी। जैसे हुक्म मिला उसी अंदाज में हरकत हुई। किस खुलियों को कौन सा काम अंजाम देना, ये सब कुछ पहले से DNA में दर्ज होता है, यानी DNA उनका मुंतज़िम आला है। अहमद ने पूछा, यही समझ लें। लाखों बल्कि हज़ारों खुलियों के हाकम DNA आपके जिस्म में हैं और उन सब का एक दूसरे से राब्ता भी है। एक ही खुलिया कान की लोब भी बनाता है और नाखूनों बाल भी, मगर उन्हें कंट्रोल में DNA रखता है और अगर वो हुक्म ना दे तो खुलिये कुछ का कुछ कर दें। आपकी पेशानी पर दांत उगने लगें और ज़ुबान पर बाल, क्योंकि तमाम खुलियों में एक जैसी कुव्वत पैदावार होती है। वही खुलिये याददाश्त भी बढ़ाते हैं और कुव्वत समात भी। डॉक्टर साल्वे इसी नहज पर काम कर रहा था। वो अपने काम से इतना मुखलस था कि बीवी को भी सही तौर पर वक़्त नहीं देता था, जिसकी शिकायत वो उसके असिस्टेंट से करती रहती थी। एक दिन उसकी बीवी हेलन ने झल्लाकर पूछा, तुम लेबॉर्ट्री में घुसे दिन रात क्या करते रहते हो? इतने इन्हमाक से कौन सा तजर्बा कर रहे हो? डॉक्टर साल्वे बोला कि तुमने देखा होगा, परिंदे किस हुनरमंदी से किसी मशीन, किसी औजार की मदद के बगैर घोंसला बना लेते हैं। बाद परिंदे तो इतना उम्दा घोंसला बनाते हैं कि उनकी हुनरमंदी काबिल तारीफ़ होती है। जी हाँ, बिया का घोंसला मैंने भी देखा है, वाकई हुनरमंदी का शिकार होते हैं। हर घोंसले में अंदर ही अंदर कई मंजिलें होती हैं, कमांडर अली बोला। अब ये सोचो कि यह काम उसे किसने सिखा दिया। ना जाने कितनी नस्लों कबल उनके आबाओ-अजदाद में से किसी ने ऐसा घोंसला ईजाद किया होगा। वही हुनर लाखों साल से विरसे में मुंतकिल हो रहा है। इसी तरह मकड़ी का जाला इंजीनियरिंग का शाहकार है। देखो, जानवरों को भी ऐसे ही हुनर विरसे में मिले हैं, मगर इंसान में यह कुव्वत नहीं है। इंसान का बच्चा सब कुछ इब्तिदा से ही सीखता है। बाप दादा की एक दो आदत के अलावा उसे विरसे में कुछ नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बात तो है, अहमद ने पुरसोच अंदाज में कहा। इंसान के पास जितना इल्म है एक शहद के छत्ते की तैयारी और उसका निज़ाम, उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल काम है। जब एक शहद की मक्खी में यह इल्म खुद ब खुद नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकता है, तो इंसान का इल्म उसकी अगली नस्ल में मुंतकिल क्यों नहीं हो सकता? वाकई ये बात गौर तलब है, अहमद ने कहा। प्रोफेसर अपनी रो में बोलते रहे। डॉक्टर ने अपनी बीवी को बताना शुरू किया कि मैंने इस रुख पर तजर्बा करना शुरू किया है कि यकीनी तौर पर अगली नस्ल में इल्म की मुंतकली के रास्ते में कोई रुकावट है। लगातार तजर्बे ने कामयाबी भी दी है। दरअसल DNA मुतहरक ना होने की वजह से वो अपने काम इस अंदाज से नहीं कर रहा जिसकी ज़रूरत है। इन अफ़आल को अंजाम ना देने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ DNA तवज्जो देना बंद कर चुका है। अगर हम इस कलीब को मुतहरक कर दें तो काम नहायत आसान हो जाएगा। ये इतना भी आसान नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक 70,000 DNA फ़आल होते हैं, हेलन ने कहा था। मैंने ऐसी दवा तैयार कर ली है, उसे इंजेक्ट कर दिया जाए या खाने में शामिल कर दिया जाए तो यकीनन अपना असर दिखाएगी और तमाम DNA एक मखसूस कोड नशर करना शुरू कर देंगे, जिससे उस जानदार में मुंतकिल होने वाला DNA इतना अफ़आल होगा कि नौमलूद में उसके बुज़ुर्गों का तजर्बा भी मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह पैदा होने वाला बच्चा लाखों में एक होगा। उसे तजर्बे की सीढ़ी तय करने के लिए
وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تجربے کار پیدا ہوگا۔ اور یہ سوچا ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ بچے کے باپ میں جتنی بری عادتیں ہوں گی وہ سب اس میں آ جائیں گی، اس طرح تو یہ دنیا جہنم بن جائے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں بعد میں اس نہج پر بھی کام کروں گا کہ صرف مخصوص یادداشتوں کا کوڈ ڈی کوڈ ہو، تمام باتیں ہو بہو نہ یاد آئیں۔ میں تو صرف ترقی کا راستہ کھولنا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سالوے نے کہا، اور میرا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے چوہوں پر تجربہ کیا تھا۔ ایک چوہیا پر میں نے دوا آزمائی، پھر اسے مختلف قسم کے تجربوں سے گزارا۔ ان تجربوں میں سے ایک تجربہ یہ بھی تھا کہ اسے ایک نہایت پیچ دار سرنگ میں سے کھانے تک پہنچایا۔ آہستہ آہستہ وہ اچھی طرح سے واقف ہو گئی اور بغیر بھٹکے کھانے تک پہنچنے لگی۔ پھر میں نے اس کا ملاپ کرایا، بچے پیدا ہوئے تو انہیں الگ جگہ رکھا۔ 1 مہینے بعد جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو میں نے انہیں 2 دن تک بھوکا رکھا، پھر انہیں اسی سرنگ میں چھوڑ دیا جہاں کبھی اس کی ماں رہتی تھی۔ یقین کرو وہ بچے بغیر بھٹکے انتہائی پیچیدہ سرنگ میں سے گزر کر کھانوں تک پہنچ گئے۔ اسی طرح کئی دوسرے جانوروں پر بھی تجربہ کر چکا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ ہیلن آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے غصے میں کہا، تم اپنا یہ شیطانی تجربہ بند کر دو ورنہ بہت برا ہوگا۔